जब देखो तब सोते रहते हो, यहाँ किसी को आदत ही नहीं है सुबह उठने की। मैं घूम फिर कर आ गया, नहा धोकर तैयार भी हो गया, पर इनका सोना नहीं छूटता। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। उठते क्यों नहीं हो, ऐसा कहते हुए पिताजी ने छोटे भाई रोहन की चादर खींच ली, पर उसने पलटकर चादर ओढ़ ली। हम तीनों बहनें तो पिताजी के चिल्लाने की पहली आवाज से ही हड़बड़ा कर उठ जाती हैं। सुबह के 6:30 बजे का समय था। रोज की तरह पिताजी के चीखने चिल्लाने की आवाज ने ही हमारी नींद खोली थी। हालांकि पिताजी के जोर जोर से पूजा करने की आवाज से हम जाग जाते थे, पर 5:30 बजे कौन जागे, यही सोचकर हम सोए रहते। पिताजी की तो आदत थी 4:30 बजे जागने की। हम अगर रात में 11 बजे तक जागे रहते तो डांट पड़ती थी। तुम देर में सोते हो तभी तो तुमसे सुबह उठा नहीं जाता। टीवी बंद करो नहीं तो तोड़ दूंगा। पर आज सुबह तो मम्मी भी सो रही थी। हम भी हैरानगी से मम्मी का पलंग देख रहे थे। मम्मी थोड़ा हिली तो जरूर थी, पर उठी नहीं। पिताजी दूर से ही चिल्लाए, तू भी क्या बच्चों के साथ देर रात तक टीवी देखती रही? उठती क्यों नहीं है, मुझे नाश्ता दे, कहते हुए पिताजी हमेशा की तरह रसोई के सामने वाले वरांडे में चटाई बिछाकर बैठ गए। सामने भले ही डाइनिंग टेबल रखी हुई थी, पर पिताजी ने उसे कभी पसंद नहीं किया। वे ऐसे ही आराम से जमीन पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। मम्मी भले ही 55 की हो गई थी, पर पिताजी के लिए नाश्ता मम्मी ही बनाती थी। बड़ी भाभी अपने पति के लिए काम कर ले, यही गनीमत थी। वैसे भी उनकी रसोई अलग ही थी। पिताजी उनसे कभी कोई काम नहीं कहते थे। पिताजी के 2 बार बोलने पर भी जब मम्मी नहीं उठी, तो मैं तेजी से मम्मी के पास गई और मम्मी को हिलाया। मम्मी, पिताजी नाश्ता मांग रहे हैं। अरे मम्मी को तो बहुत तेज बुखार है। मेरी बात सुनते ही आरती दीदी फौरन रसोई में पिताजी का नाश्ता तैयार करने चली गई। हम सबको पता है कि पिताजी के खाने, उठने बैठने घूमने जाने का समय फिक्स है। अगर नाश्ते का वक्त निकल गया तो लाख मनाते रहेंगे, पर वे नाश्ता नहीं करेंगे। उसके बाद दोपहर के खाने के समय ही खाएंगे, भले ही वे बीमार हो जाएं। आरती दीदी ने फटाफट पराठे बनाकर दूध गर्म कर पिताजी को परोस दिया। पिताजी ने नाश्ता करते समय कनखियों से मम्मी को देखा तो, पर बिना कुछ बोले ही नाश्ता करके उठ गए और अपने कमरे में जाकर एक किताब उठाकर पढ़ने लगे। मम्मी की एक शिकायत भरी नजर उनकी तरफ उठी, पर वे कुछ बोली नहीं और ना ही पिताजी ने कुछ कहा। मम्मी को बहुत तेज बुखार था। मैं पिताजी को मम्मी का हाल बताने उनके कमरे में गई तो उन्होंने कहा, अपूर्वा, अपनी माँ को इंग्लिश गोलियां मत खिलाना, तुलसी का काढ़ा बनाकर दे दो, अभी बुखार उतर जाएगा। पर वे उठकर मम्मी का हाल पूछने नहीं आए। मुझे पिताजी की यही आदत बुरी लगती है, क्योंकि वे मम्मी की कद्र नहीं करते। मम्मी सारा दिन घर के कामों में उलझी रहती हैं। पिताजी का हर काम वे खुद करती हैं। अगर पिताजी बीमार पड़ जाएं या उन्हें जरा सा भी सिर दर्द हो तो मम्मी हर 10 मिनट में पिताजी को देखने उनके कमरे में जाती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा मम्मी को उनकी सेवा करते और डांट खाते ही देखा है। मम्मी कभी पलटकर जवाब नहीं देती, अपने बारे में कभी शिकायत भी नहीं करती। एक बार मुझे गुस्सा भी आया कि मम्मी, आप पिताजी को पलटकर जवाब क्यों नहीं दे देती? तो वे मेरा चेहरा देखने लगी थी। तभी मम्मी बोलने लगी, ऐसे पलटकर पति को जवाब नहीं देना चाहिए। तेरी नानी ने भी कभी नहीं दिया। तेरी ताई और चाची जवाब देती थी, इसलिए कोई भी रिश्तेदार उन्हें पसंद नहीं करता। कोई उनके घर नहीं जाना चाहता। मुझे गुस्सा आया, इससे हमें क्या फायदा है? जिसका दिल करता है वही मुंह उठाए यहाँ चला आता है, जैसे हमारे घर खजाने भरे हों। मम्मी हंस पड़ी, तो उनपे लुटाने के लिए हमारे पास कौन से खजाने भरे हैं? कभी देखा है कि मैंने किसी पर खजाने लुटाए हों? मैंने कहा, पर पिताजी तो किसी के भी सामने आपको डांट देते हैं, मुझे वह अच्छा नहीं लगता। वे आपकी कितनी बेइज्जती कर देते हैं। मम्मी ने प्यार से मुझे देखा। तुम लोग करते हो ना मुझसे प्यार, क्या यह कम है? उस समय मेरा मन किया कि फिल्मी हीरोइनों की तरह फौरन मम्मी के गले लग जाओ, पर ऐसा कर नहीं सकी। शायद कहीं पिताजी का स्वभाव जो कहीं न कहीं मेरे भीतर भी था, वही मेरे आड़े आ गया। मैं पिताजी के कमरे से फौरन मम्मी के पास आ गई।
क्या एक बार पिताजी चलकर मम्मी का हाल पूछने नहीं जा सकते थे? फिर सोचा अच्छा है कि ना ही जाएं। जाकर भी क्या करेंगे, बस इतना ही बोलेंगे, तू भी शोभा लेटने के बहाने ढूंढती रहती है, जरा सा सिर दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा, ये बोलकर फिर मस्त होकर किताबें पढ़ने लगेंगे। जबकि वे भी जानते हैं कि मम्मी को नखरे दिखाने की जरा भी आदत नहीं है। जब तक शरीर जवाब न दे जाए वे बिस्तर पर नहीं लेटती। कभी मैं सोचती हूँ कि काश मेरी मम्मी पिताजी की इस किताब की जगह होती। मैं आरती दीदी को पिताजी की बात बताने जा रही थी, तभी देखा कि वे काढ़ा छान रही हैं। आरती दीदी ने शायद पहले ही पिताजी की बात सुन ली थी। वे तुलसी का काढ़ा लेकर मम्मी को देने चली गई। दोपहर हो गई, फिर शाम और फिर रात, पर मम्मी का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात को डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उसने बुखार उतारने का इंजेक्शन लगा दिया और अस्पताल ले जाने के लिए कहकर चला गया। अस्पताल का नाम सुनते ही मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। मैंने लोगों के घरों में तो देखा सुना था कि सामने वाले अंकल इतना बीमार हो गए कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। पूरा घर उथल पुथल हो गया। मुझे समझ में नहीं आता था कि एक आदमी के अस्पताल जाने से घर उथल पुथल कैसे हो जाता है। सुबह होते ही प्रमोद और प्रकाश भैया मम्मी को अस्पताल ले गए। मैं अनजाने डर से अधमरी ही हो जा रही थी। आरती दीदी मुझे हिम्मत बंधाती रही कि कुछ नहीं होगा, तू मत घबरा, मम्मी जल्दी ही चेकअप करवा कर लौट आएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चेकअप तो हुआ, पर मम्मी को डॉक्टर ने अस्पताल में ही दाखिल कर लिया। घर आकर दोनों भाइयों ने पिताजी को बताया, तब भी पिताजी को ना तो कोई खास हैरानगी हुई और न ही उनके चेहरे पर कोई परेशानी दिखी। मैं पिताजी के पत्थर दिल को देखती रह गई। मुझसे ना तो खाना खाया जा रहा था और ना ही किसी काम में मन लग रहा था। आरती दीदी ने मम्मी के लिए पतली सी खिचड़ी बनाई। भैया के लिए खाना बनाकर पैक करके प्रमोद भैया को वापस अस्पताल भेज दिया। पिताजी घर पर ही बैठे रहे। आरती दीदी ने पूरे घर के लिए खाना बनाया और सबको खिलाया। मैं घर के काम में उनका हाथ बंटाती रही। कॉलेज जाने का मन नहीं किया। एक बार पिताजी से डर भी लगा कि वो जरूर डांटेंगे कि कॉलेज क्यों नहीं गई। छोटी बहन पूर्विका तो स्कूल चली गई थी। पिताजी की नजर मुझ पर पड़ी, पर उनके बोलने से पहले ही मैंने दीदी को कहा, आज मेरा मन कॉलेज जाने का नहीं है, आप मुझे कुछ मत कहना। यह कहते ही मैं दूसरे कमरे में चली गई। दीदी ने मुझे हैरानगी से देखा, पर पिताजी की तरफ नजर पड़ते ही वे समझ गई कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। पिताजी भी कुछ नहीं बोले। स्कूल से लौटकर पूर्विका को मम्मी के अस्पताल दाखिल होने का पता चला तो वह रोने लगी। मेरा भी मन कर रहा था कि उसके साथ रोने लगूं, पर यह सोचकर आंसू पी गई कि पिताजी डांटेंगे कि क्या तुम सब पागल हो गए हो जो रो रहे हो। बीमार ही तो हुई है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। मम्मी कभी इतनी बीमार तो पड़ी ही नहीं थी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ता। पिताजी अपने कमरे में किताब पढ़ते पढ़ते दोपहर को सो गए। फिर शाम को पार्क में सैर करने निकल गए। प्रकाश भैया की प्राइवेट नौकरी थी, इसलिए ऑफिस में खबर करनी थी। प्रमोद भैया की सरकारी नौकरी थी, सो उन्होंने फोन करके ऑफिस में बता दिया था। आरती दीदी भी ऑफिस नहीं गई, उन्होंने भी फोन कर दिया था। पिताजी ने तो भैया के कहने से कब से काम करना छोड़ दिया था। आरती दीदी मुझे रात की रसोई का काम समझाकर मम्मी के पास अस्पताल चली गई। अब घर पर मैं, पिताजी और पूर्विका ही थे। प्रकाश भैया भी ऑफिस से सीधे अस्पताल चले गए। बड़े भैया आदर्श और भाभी तो अलग ही रहते थे। वे हम लोगों से कम ही वास्ता रखते थे। ऐसे में उन्हें कोई काम कहा ही नहीं जा सकता था। पापा बोलते थे कि आदर्श चोरों का गुलाम हो गया है, वह अब किसी काम का नहीं रहा। दीदी कभी कभी पिताजी को सुना दिया करती थी कि अगर पति अपनी पत्नी का हर कहना मानता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। इस पर पिताजी कहते, ऐसा आदमी कमजोर होता है, मैं उसे मर्द नहीं मानता। वैसे भी बड़े भैया के बदले हुए स्वार्थ भाव को देखकर उनका होना न होना एक बराबर ही था। मैंने खाना बनाया, पूर्विका मेरी सहायता करती रही। पिताजी पार्क से आकर चुपचाप कमरे में बैठे किताब पढ़ते रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। शाम की चाय के साथ क्या खाएंगे, इसके जवाब में उन्होंने कोई मांग नहीं की।
भैया के आते ही पिताजी बिना कुछ बोले भैया के सामने बैठ गए। भैया ने बताया कि डॉक्टर ने चेकअप किया है, उसकी परसों रिपोर्ट आएगी, तभी पता चल पाएगा कि असल बीमारी क्या है। यानी कि कम से कम 2 दिन और मम्मी को अस्पताल में ही रहना होगा। मेरी हवाइयां उड़ने लगी। प्रकाश मेरी सूरत भांप गया और कहने लगा, तू क्यों घबरा रही है? वहाँ मम्मी को अच्छी तरह रखा हुआ है। डॉक्टर जान पहचान की मिल गई थी। उन्होंने एक नर्स को खासतौर पर मम्मी की तबीयत देखने के लिए हिदायत दे दी है। अलग से कमरा भी दिलवा दिया है। मैंने पिताजी के चेहरे पर आश्वासन की लकीरें देखी, पर फिर तुरंत गायब होते भी देखी। 1-2 दिन बीत गए। पता चला मम्मी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि पूरा उपचार करना होगा। 1 सप्ताह तो लगेगा ही। पूरे घर का रूटीन ही गड़बड़ा गया। कौन अस्पताल भाग रहा है, कौन मम्मी के पास बैठ रहा है, कौन रात को मम्मी के पास रहेगा और कौन घर संभालेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसको जो काम दिख जाता वह कर लेता था। जो प्रमोद भैया कभी 1 गिलास पानी उठाकर नहीं पीते थे, वे सुबह सुबह मम्मी के लिए चाय बनाकर थर्मस में डालकर भागते दिखते। पूर्विका को किचन की ABCD नहीं पता थी, मगर वह बैठकर सब्जी काट रही होती, कभी दाल चढ़ा रही होती, तो कभी दूध गर्म कर रही होती। पिताजी का तो सारा रूटीन ही बदल गया था। वे सुबह उठते, सैर करके आते तो सबके लिए चाय बना देते, फिर बिना चिल्लाए सबको उठाते और बिना नाश्ते की मांग किए ही अस्पताल चले जाते। एक बार तो अच्छा लगा कि पिताजी मम्मी के पास जा रहे हैं, पर फिर यह सोचकर डर लगा कि कहीं अस्पताल में जाकर भी तो मम्मी को डांटते नहीं होंगे कि तू क्यों दवा नहीं पी रही है, तू उठकर बैठने की कोशिश क्यों नहीं करती, तू अपने आप हिलाकर ताकि जल्दी ठीक हो। 100 सवाल थे मेरे जहन में, पर जवाब एक का भी नहीं मिल पाता था। मुझे कभी कभी यह भी समझ में नहीं आता था कि मैं मम्मी को लेकर इतनी परेशान क्यों होती हूँ। क्यों लगता है कि पिताजी उन्हें डांटे नहीं, उन्हें परेशान ना करें। मैं मन ही मन पिताजी से नाराज हूँ या आतंकित हूँ, यह भी समझ में नहीं आता था। मैं तो पूरी तरह घरेलू महिला ही बन गई थी। पूरे घर की सफाई, कपड़े और रसोई का काम। रात अस्पताल में रहकर दीदी सुबह लौटती तो उनके आने से पहले अधिकतर काम में निपटा चुकी होती थी। वे भी मुझे देखकर हैरान होती। दीदी रात की जगी होती तो नाश्ता करते ही बिस्तर पर सो जाती। थोड़ा काम करवा पाती कि फिर से उनके अस्पताल जाने का वक्त हो जाता। दोनों भाई बारी बारी से छुट्टी ले रहे थे। 1-2 बार तो यूं भी हुआ कि पिताजी रात को करवटें बदलते रहे और उनकी नींद सुबह खुली ही नहीं। वे भी 6 बजे हमारे साथ जागते। मुझे यही लगा कि पिताजी को हर समय मम्मी को डांटते रहने की बस आदत है। अब मम्मी सामने नहीं है तो परेशान हो रहे हैं कि किसे डांटूं। उस दिन शाम को पिताजी घर लौटे तो बोले, तेरी माँ को अस्पताल गए हुए कितने दिन हो गए हैं? मैंने बिना उन्हें देखे चाय देते हुए जवाब दिया, 10 दिन तो हो ही गए हैं। पिताजी ने पूछा, क्या अपनी माँ से मिलने को तेरा मन नहीं किया? मैं इतने दिनों से मम्मी की कमी महसूस कर रही थी, पर बोल नहीं पा रही थी। पिताजी की इस बात से मेरे मन के भीतर कुछ उबाल सा उठने लगा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, पिताजी सपाट शब्दों में फिर बोले, तेरी माँ तुझे याद कर रही थी। मैं भीतर के उबाल को रोक नहीं पाई और तेजी से रसोई में जाकर काम करते करते रोने लगी। आपको क्या पता कि मैं कितनी परेशान हूँ। हर पल मम्मी के घर आने की खबर का इंतजार कर रही हूँ। वहाँ जाऊंगी और देखूंगी कि आप फिर मम्मी को ही हर बात के लिए दोष दे रहे हो, उन्हें डांट रहे हो, तो और भी दुख होगा। वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है कि मम्मी घर पर रहें या अस्पताल में? अस्पताल में जाकर भी क्या करते होंगे मुझे पता है। आपसे 2 शब्द तो प्रेम के बोले नहीं जाते, मम्मी को टेंशन ही देते होंगे। तभी मम्मी 10 दिन अस्पताल में रहने के बावजूद अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। हम बच्चों से पूछिए, जिन्हें हर पल माँ चाहिए, भले ही वे हमारे लिए कोई काम करें या ना करें। मम्मी भी मुझे याद कर रही है। सभी तो मम्मी से मिलने अस्पताल चले गए, एक मैं ही नहीं गई। मैं रोते रोते मन ही मन हर पल पिताजी को कोसती रही। सोचते हुए मेरे हाथ से दूध भरा पतीला फिसलकर जमीन पर गिर गया। पूरी रसोई दूध से नहा गई।
और मैं यह सोचकर घबरा गई कि पिताजी अभी जोर से डांटेंगे और चिल्लाएंगे। सोचा ही था कि पिताजी हाथ में चाय का कप लिए सामने आ गए। पूर्विका और प्रमोद भैया भी आ गए। पिताजी चुपचाप खड़े रहे। प्रमोद भैया ने घबराकर पूछा, तेरे ऊपर तो गर्म दूध नहीं गिरा? मैं कसमसाई, नहीं, पर सारा दूध गिर गया। पूर्विका पोछा लेने दौड़ी। पिताजी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, प्रमोद तू बाजार से दूध की थैली ले आना, और पिताजी वापस अपने कमरे में चले गए। मैं पिताजी की पीठी देखती रह गई। प्रमोद भैया भी शांति से बोले, तू अपना ध्यान रखना, कहीं जला न बैठना, मैं और दूध ले आता हूँ। पता नहीं क्यों फिर मम्मी की याद आ गई और मैं रोने लगी। अगले दिन आरती दीदी ने भी कहा कि आज रात तू मम्मी के पास रहना, मम्मी याद कर रही थी। वैसे भी मेरी रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही, कहीं मैं भी बीमार ना हो जाऊं। मेरा मन भी मम्मी से मिलने का हो रहा था। मैं जानबूझकर ज्यादा देर से जाना चाहती थी ताकि पिताजी अपने समय से निकलकर घर आ जाएं और मैं मम्मी के गले लगकर खूब रो सकूं। सब दिनों की कसर पूरी हो जाए। मैं अस्पताल के आंगन में बिना वजह आधा घंटा इधर उधर होती रही, ये सोचकर कि मम्मी के स्पेशल वार्ड से पिताजी निकल ही गए होंगे। पर जैसे ही अंदर जाने लगी तो पिताजी की आवाज सुनाई दी। मेरे कदम वहीं रुक गए। आदर्श की मम्मी, तू मुझे जाने के लिए कह तो रही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि तुझे अकेला छोड़कर जाऊं। तेरे बिना मुझे घर काटने को दौड़ता है। मुझे तेरे बिना जीने की आदत नहीं है। पिताजी का स्वर रुआसा था। फिर मम्मी कहने लगी, आप तो इतने मजबूत दिल के हो, फिर क्यों रो रहे हो? पापा ने बोला, हाँ, हूं ना मजबूत दिल का। दुनिया के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता, मर्द हूं ना, लेकिन मेरा दिल जानता है कि पत्थर बनना कितना मुश्किल होता है। तू जल्दी से ठीक हो जा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पिताजी बच्चों की तरह फफक रहे थे। आप ऐसे रोएंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? जाइए ना, बच्चे भी तो घर पर अकेले होंगे। मम्मी का स्वर भी रुआसा था। तू हाथ मत छोड़ा। अगर अस्पताल वाले रात भर यहाँ रहने की मुझे इजाजत देते तो दिन रात तेरी सेवा करके तुझे साथ लेकर ही घर जाता। बच्चे भी तुझ पर गए हैं, मुझसे बोलते नहीं, पर सब तेरे घर आने का ही इंतजार कर रहे हैं। कोई अब शोर नहीं मचाता, नहीं कोई टीवी देखता है। पिताजी के शब्द आंसुओं में फिसलने लगे थे। मम्मी भी उसी में पिघल रही थी। आंसुओं से मेरी भी आंखें धुंधला गई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पिताजी के पत्थर दिल के पीछे प्रेम की अमृतधारा का इतना बड़ा झरना बह रहा है, यह तो मैं कभी देख ही नहीं पाई। मैंने तो अपने मम्मी पापा को एक साथ बिस्तर पर हाथ में हाथ डाले बैठे नहीं देखा था, लेकिन आज जो मेरे कानों ने सुना वह मेरी आंखें भी देखना चाह रही थी। प्यार से लबालब भरे पिताजी की इस सूरत को देखने के लिए मैं तेजी से वार्ड में प्रवेश कर गई। मेरे सामने आते ही पिताजी ने मम्मी के हाथ से अपना हाथ तेजी से हटा लिया। मैं एकदम मम्मी के गले लगकर जोर से रो पड़ी। मम्मी भी रो पड़ी थी। मम्मी कहने लगी, पागल, रो क्यों रही है? मैं तो 1-2 दिन में आ रही हूँ। वे नहीं जानती थी कि मेरे इन आंसुओं में पिताजी की ओर से मेरा हर रोष धुल गया था। मैंने पिताजी को कनखियों से देखा। पिताजी का चेहरा आंसुओं से खाली था, पर अब मुझे वहाँ पत्थर दिल पापा नहीं, मेरे प्यारे पिताजी दिख रहे थे, जो हम सबको, खास तौर पर मम्मी को बहुत बहुत प्यार करते थे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियाँ आप लोगों तक लाऊं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।